मैंने मोटरसाइकिल एक चाय खाने के सामने रोक दी और कुंजी साज त्रिपाठी को साथ लिए एक अलग थलग मेज पर जा बैठा। मैंने कहा, कमाल है, तुम्हारे पिता वाकई बहुत बड़े कुफल साज थे, लेकिन मैंने तो सुना है कि वो मास्टर की सिर्फ एक ही तरह के बहुत से तालों के लिए कारामद होती है। अगर तालों की साख्त मुख्तलिफ हो तो ऐसी मास्टर की किसी काम नहीं आती। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे पिता ने राज कुंजी नहीं बनाई होगी, मेरा मतलब ये है कि वो कुंजी सिर्फ राजमहल के सब ताले खोलती होगी, उनके अलावा कहीं काम नहीं करती होगी। मेरी तवक्को और ख्वाहिश के मुताबिक वो भड़क उठा, बोला, ऐसी बात न करें। मिर्जा जी ने बताया था कि उन्होंने वो राज कुंजी खुद आजमा कर देखी थी। इतना महान मनुष्य मुझसे झूठ क्यों बोलेगा? उन्होंने बताया था कि उस कुंजी से तो खिड़कियों और संदूकों के ताले भी खुल जाते हैं। वो पछतावा कर रहे थे कि उन्होंने अपने लिए ऐसी एक कुंजी क्यों न बनवा ली। मैंने उसे कुरेदने के लिए कहा, असल पछतावा तो तुम्हें होना चाहिए त्रिपाठी कि तुमने अपने बाप से राज कुंजी की तैयारी का फन क्यों नहीं सीखा। आज तुम भी शाहाना जिंदगी गुजार रहे होते। उसने चाय की प्याली पर नजरें जमाते हुए शर्मिंदा से लहजे में कहा, मेरे पिता ने मुझे बहुत अच्छी तरह से ताले और कुंजी बनाने की कला सिखाई है। अगर शराब, अफीम और जुए की लत में पड़कर अपने बाप की जमा पूंजी न लुटाता तो आज मैं ठाठ की जिंदगी बसर कर रहा होता। जहां तक राज कुंजी बनाने की कला न सिखाने का प्रश्न है तो उसका एक ही उत्तर मेरे भेजे में आता है। पिताजी नहीं चाहते थे कि ऐसी कुंजी कोई और बनाए जो उन्होंने महाराजा को बनाकर दी थी। वो नियमों का पालन करने वाले मनुष्य थे। उसकी बातों में वजन था, ताहम मैंने उसे छेड़ते हुए कहा, हो सकता है तुम्हारे पिता ने सोचा हो कि मास्टर की बनाना सिखा दी तो रियासत की हर तिजोरी उनके जुआरी और नशई बेटे के दस्तरस में आ जाएगी। बजाय नाराज या बदमजा होने के उसने मेरी बात पर कह लगाया और बोला, अगर मैं पिताजी के सामने इन करतूतों में पड़ गया होता तो वो मुझे आम कुंजी बनाना भी न सिखाते। ये हरकतें तो मैंने उनके देहांत के बाद अपने गले में डाली हैं। मैंने चाय की प्याली उसके सामने सरकाते हुए कहा, फिर तो तुमने एक साथ ये तीनों लतें कैसे लगा ली त्रिपाठी भैया? मैंने अपने लहजे में अपनायत और दिलचस्पी शामिल करते हुए पूछा। मेरी बात सुनकर वो यकयक पजमुर्दा सा दिखाई दिया। उसने बैठी हुई सी आवाज में कहा, एक साथ क्या? ये तीनों श्राप तो अलग अलग मेरे जीवन में जुड़े थे और फिर मेरा जीवन मुझसे छिन गया और समय के साथ साथ मैं एक कठपुतली बनता चला गया, एक जीती जागती खाती पीती चिता जो शमशान जाने की प्रतीक्षा में है। उसकी हालत बता रही थी कि वो किसी गहरे जज्बाती सदमे की बात कर रहा है। मैंने पहले तो इस मामले पर बात आगे बढ़ाने से बचने का सोचा, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि इस नीम खपती शख्स के नाजुक जाती गोशों तक रसाई और उसकी जगानगत जीतना शायद किसी तरह मेरे काम आ जाए। लिहाजा मैंने हद दर्जे दोस्ताना लहजे में कहा, मेरी बात का बुरा मत मानना त्रिपाठी भैया, मेरा मकसद तुम्हारी कमजोरियों का मजाक उड़ाना थोड़ी था। मैं छुपाने में कामयाब हूँ या जताने से भी न मानूं तो अलग बात है, लेकिन मैंने भी कोई न कोई लत तो पाल ही रखी होगी। हम में से कोई भी हंसी खुशी तो अपने आप को रोग नहीं लगाता। मेरी बात सुनकर त्रिपाठी ने एहसानमंदी के इजहार के लिए असबात में सर हिलाया और फिर चाय की पहली चुस्की भर के बोला, तुमसे क्या छुपाना त्रिवेदी जी, जुए की लत तो खुला पैसा हाथ में आते ही लग गई थी। अफीम पर आवारा यारों की मंडली ने लगाया जिन्होंने मेरे पास लुटाने के लिए धन की भरमार देखकर घेरे में ले लिया था। मैं उनके साथ जुआ खेलते, अफीम का शौक करते सारी जिंदगी गुजार देता और घर में नई नवेली दुल्हन मेरे इंतजार में घर का दरवाजा तकती रहती। इससे पहले कि मुझे होश आता उस दुखियारी ने टीबी लगा ली और 4-5 महीनों में चुपचाप खून थूकते मर गई। उसने अपने दिल का इतना बड़ा जख्म इतनी सादगी और आसानी से मेरे सामने खोल कर रख दिया कि मैं कुछ देर के लिए दम बखुद होकर रह गया। उसके लहजे में दिल के दर्द के मुकाबले में वीरानी, यासियत और पछतावे की ज्यादा फरावानी थी, जैसे वो अजियत से तड़पने के मरहले से बहुत पहले गुजर चुका हो। वो अपनी तरफ से बात गोया खत्म कर चुका था और अब मेरा रद्द अमल भांपने के लिए मेरी शक्ल देख रहा था। मैंने इजहार अफसोस करना चाहा, लेकिन इससे पहले ही वो एक बार फिर बोल पड़ा, मैंने आपकी दया बटोरने के लिए अपनी दुखदायक बिपता नहीं सुनाई त्रिवेदी जी, क्योंकि मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि इस दर्द का कोई साथी नहीं बन सकता। मैंने बरसों से अपना दुख छाती में गाड़ लिया था और मैंने उसे कभी धीमा नहीं पड़ने दिया। तुम्हें अपने जीवन का ये रोग दिखाने की वजह सिर्फ ये है कि मैं चाहता हूँ कि कम से कम तुम अपने लिए पछतावों की खेती न बोना। मैंने इस बात में सर हिलाकर उसे यकीन दिलाना चाहा कि मैं उसके मशवरे पर जरूर ध्यान दूंगा, लेकिन उसने अपने मौकिफ मनवाने के लिए बात जारी रखी। बोला, तुमने बताया कि तुमको पत्नी पर बेवफाई का संदेह है। पहली बात तो ये कि हो सकता है तुम्हारा अंदाजा गलत हो और भगवान न करे ऐसा हो भी, तो उसके खिलाफ कुछ करने से पहले सच्चे दिल से ये जरूर सोचना कि वो तुमसे बेवफाई पर क्यों उतारू हुई। कहीं उसके जिम्मेदार तुम तो नहीं।
बल्कि मेरी सलाह तो ये है कि उसे रंगे हाथों पकड़ने के बावजूद उसे क्षमा कर देना और उसकी मर्जी पर छोड़ देना कि वो किस रास्ते पर जाती है। मैंने उसे यकीन दिलाने के लिए पुरजोर लहजे में कहा, तुम्हारी दुख भरी जीवन कथा ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया है त्रिपाठी भैया। मुझे शिद्दत से एहसास हुआ है कि मैंने भी अपनी पत्नी की कभी वैसी कदर नहीं की जिसकी वो हकदार है। अपने कारोबारी बखेड़ों में उलझ कर कभी हफ्ता कभी 10 दिन घर से बाहर रहता हूँ और अपनी पति के संग गुजारे समय में भी मेरा कारोबार मेरी खोपड़ी पर सवार रहता है। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी सलाह पर चलूंगा और अपनी गलती की भरपाई करने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा, लेकिन मेरी तसल्ली के लिए तुम्हें ये कुंजी जरूर बनानी पड़ेगी। उसने कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कल आओगे तो तुम्हें तैयार मिलेगी। घंटे 1.5 घंटे मेरे ठिये पर रुक जाओ तो साथ लेते जाना। मैंने कहा, ये बात पहले कह देते भाई तो तुम्हारी दुकान पर चाय पी लेते, अब तो देर हो गई है, कल ही लेने आऊंगा। ये कहकर मैं गुफ्तगू को एक बार फिर अपने मतलब के मौजू की तरफ लाते हुए बोला, अच्छा ये बताओ कि क्या तुमने अपने पिता की बनाई हुई मास्टर की देखी है? मेरी बात सुनकर वो कदरे यास भरे अंदाज में हंसा, बोला, भाई यही बहुत है कि मुझे दीवान जी की जबानी उसका पता चल गया। खुद राजघराने में भी 2-4 लोग ही उसके बारे में जानते होंगे। मैंने सरसरी से लहजे में कहा, तो फिर वो राजकुंजी तुम्हारे सामने भी मौजूद हो तो तुम उसे नहीं पहचान सकोगे। त्रिपाठी ने मेरी तवक्को से ज्यादा पुरजोश अंदाज में मेरी कयास आराई पर रद्द अमल जाहिर किया। बोला, ऐसा ना कहो त्रिवेदी जी, मैं अपने पिता के हाथ की चाल और गढ़त अच्छी तरह पहचानता हूँ। वैसे भी मेरे पिता अपनी बनाई हुई हर कुंजी पर कमल के फूल का मार्का जरूर बनाते थे। अभी मुझे हट्टी पर छोड़ोगे तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। उसके अलावा मुझे अच्छी तरह पता है कि आम कुंजियों और राज कुंजी में क्या फर्क होगा। मैंने अपने लहजे में तंज लाते हुए कहा, क्या फर्क होगा? उसके दांत शेर के जबड़े जैसे होंगे। उसने खिसियाने से लहजे में कहा, नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि उसके दांते पतरी के दोनों तरफ होंगे और उनकी गिनती एक तरफ से जुफ्त और दूसरी तरफ से ताक में होगी। इसके बगैर वो राज कुंजी बन ही नहीं सकती। मैंने उसकी कुफल साजी के हुनर और महारत की दिल खोल कर दाद दी और दिल ही दिल में अपनी पीठ पर भी थपकी दी। उसके साथ दिमाग खपाना और वक्त बर्बाद करना बेकार नहीं गया था। शायद ये मालूमात किसी मरहले पर कारआमद साबित हो जाएं। इस मरहले पर मेरे जहन में कोई वाज़े मंसूबा या हिकमत अमली मौजूद नहीं थी। फिर भी मैंने तकदीर आजमाई जारी रखने का फैसला किया। कहा, अच्छा अब इतना बता दिया त्रिपाठी भैया, तो ये भी बता दो कि अगर वो राजकुंजी किसी तरह तुम्हारे कब्जे में आ जाए और तुम्हें खुलकर काम करने की आजादी हो तो क्या तुम वैसी ही राजकुंजी बना सकते हो? उसने पुरएतमाद अंदाज में सर को असबात में जुम्बिश दी। बोला, तिल की ओट पहाड़ वाली कहावत तो तुमने सुनी होगी। बस कोई एक छोटा गुर, कोई नन्ही सी कला काम में लाने का फर्क होता है। मैं जानता हूँ मेरे पिता ने थोड़ी थोड़ी अलग तरह की सैकड़ों कुंजियां बनाई होंगी और उनमें से हर एक को दर्जनों तरह के तालों में आजमाया होगा और फिर भगवान की इच्छा से किसी एक चाबी में उनका कोई छोटा सा कटाव, हल्का सा रगड़ा ऐसा लगा होगा जिसने उस आम सी कुंजी को राज कुंजी बना दिया होगा। अगर पिताजी की तरह मैं भी ठान लूं तो किसे पता मैं भी राज कुंजी बना ही डालूं। लेकिन ये भी हो सकता है कि सारी जिंदगी लगा रहने के बाद भी कुछ हाथ ना आए। मैंने कहा, तुमने अपने हुनर को खामखा मिट्टी में मिला रखा है त्रिपाठी भैया। मैं उसके लिए अपने दिल में हकीकी हमदर्दी महसूस कर रहा था। फिर कहा, मैं जानता हूँ अपने पिता की दौलत और अपने घर की रानी अपनी आवारागर्दी की नजर करने के पछतावे ने तुम्हारी जीने की उमंग छीन ली है। मेरा भाइयों वाला मशवरा है कि अपने जीवन को दोबारा जीना शुरू कर दो। अगर अपने लिए नहीं तो दूसरों के लिए जीने की कोशिश करो। मेरी बात सुनकर उसने बददिली से कहा, अगर तुम कह रहे हो तो कोशिश करूंगा। मैंने उसके लहजे की अदम दिलचस्पी महसूस करके कहा, अच्छा ये बताओ, तुम्हारे उन दोनों पछतावों में से एक खत्म हो जाए, यानी अपने पिता की जमा पूंजी जितनी न सही सुख चैन की इज्जत वकार वाली जिंदगी वापस मिल जाए, तो क्या तुम नए सिरे से अपनी जिंदगी उस्तवार करने का वादा करते हो? उसने फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्यों सुहाने सपने दिखाते हो त्रिवेदी जी, अधूरे रह जाएंगे तो दुगनी पीड़ा होगी। मैंने कहा, यार वादा करने में तुम्हारा क्या जाता है? उसने अपने लहजे में गर्मजोशी लाने की कोशिश की। बोला, पहले तुम ये बताओ कि ये सब होगा कैसे? मैंने कहा, मैं तुम्हारे पिता की बनाई हुई राजकुंजी ढूंढ कर तुम्हारे पास लाने की कोशिश करूंगा। तुम उसकी नकल बनाकर मुझे दोगे, उसके बदले मैं तुम्हें कम से कम 40-50 हजार रुपए देने का वादा करता हूँ। मेरी बात सुनकर वो हंसा। बोला, उस कुंजी से तो तुम लाखों करोड़ों कमा लोगे भैया, मुझ गरीब की मजदूरी 40-50 हजार बस। मैंने नरम लहजे में कहा, अगर वो राज कुंजी मेरे पास आ गई तो यकीन करो मैं उसे चोरी और लूट मार के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा त्रिपाठी। अगर ऐसा करना होता तो राज कुंजी की नकल बनवाने की क्या जरूरत है? असल राज कुंजी हासिल करना ही काफी था। मैंने देखा कि उसके चेहरे पर अब भी उलझन के आसार हैं।
मैंने दोस्ताना लहजे में समझाया। कहा, देखो ये सब अभी सिर्फ फर्जी बातें हैं। यूं समझो कि मैं तुम्हारे से मिलने वाली मालूमात की रोशनी में किसी न किसी तरह राज कुंजी हासिल करने की कोशिश करूंगा। अब तुमसे क्या पर्दा। मुझे बेंगलोर महल में राज परिवार के साथ वक्त बिताने का मौका मिल रहा है। मैं इसी दौरान राज कुंजी ढूंढ कर वहां से उड़ाने की कोशिश करूंगा और उसकी नकल तुमसे बनवाकर असल राज कुंजी वापस महाराजा के पास पहुंचा दूंगा। उसने हैरत भरी नजरों से मुझे देखा। बोला, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं त्रिवेदी जी, फिर भी तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। वैसे भी मुझे धन दौलत का बहुत ज्यादा लोभ नहीं है, बस साहूकार के पास गिरवी रखी अपनी पारिवारिक संपत्ति छुड़वाने जोगा रुपया मिल जाए, मेरे जीवन पर से दाग हट जाएगा। मैंने चाय का मुआवजा अदा किया और त्रिपाठी के साथ एक बार फिर उसकी हट्टी की तरफ चल दिया। उसने अगले रोज दोपहर तक कुंजी तैयार करके रखने के वादे के साथ खासी गर्मजोशी से मुझे रुखसत किया। वो अब लगभग आधे घंटे पहले वाले त्रिपाठी से बिल्कुल अलग इंसान दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थी और उनमें चमक भी दिखाई दे रही थी। मिश्रा और सरस्वती की ख्वाबगाह की कुंजी की नकल बनवाने का काम मुझे इब्तिदा में खामखा का बखेड़ा लगा, लेकिन खुदा की मेहरबानी से अब उसके कई और दीगर समरात का बायस साबित होने की उम्मीद बन गई थी। त्रिपाठी से रुखसत होने के बाद मैंने कुछ देर की कूचागर्दी के बाद बाजार के निस्बतन जदीद और महंगे हिस्से में फोटोग्राफी से मुताल्लिक कारोबार से वाबस्ता दुकानों का एक सिलसिला ढूंढ निकाला। 2 दुकानों में टामकटोया मारने के बाद मुझे तीसरी निस्बतन छोटी दुकान का मालिक निस्बतन सुलझा हुआ और खरा महसूस हुआ। उसने अपना नाम पार्थिव घोष बताया। मैंने इब्तिदाई सलाम दुआ के बाद पुरएतमाद लहजे में उसके सामने अपनी फरमाइश रखी। कहा, मुझे अपने पेशावराना इस्तेमाल के लिए पोलराइड कैमरा दरकार है। मैं इससे पहले पोलराइड कंपनी का हाईलैंड 80A मॉडल इस्तेमाल कर चुका हूं, जो बहुत अच्छी तस्वीरें बनाता है और प्रिंट भी सिर्फ चंद मिनट में डेवलप हो जाता है। लेकिन अगर इससे भी जदीद मॉडल आ चुका है तो मैं उसकी कीमत भी जानना चाहूंगा। मेरे अंदाज और अल्फाज ने उसे चौंक कर सीधा होने पर मजबूर कर दिया। उसने कहा, 1-1.5 साल पहले मैंने सुना था कि मार्केट के 3 दुकानदार शोहरत सुनकर तजुर्बाती तौर पर एक पोलराइड कैमरा खरीद कर लाए हैं, लेकिन कीमत ज्यादा होने की वजह से मेरा नहीं ख्याल कि उनमें से किसी को भी गाहक लगा होगा। मेरा ख्याल है उन सब ने नुकसान उठाकर वो कैमरे वापस दिल्ली या कलकत्ते भिजवा दिए होंगे। मैंने उसकी बात गौर से सुनी और फिर कहा, सिर्फ अनुमान पर बात न करें पार्थिव जी। अगर पूरे बेंगलोर में कोई पोलराइड कैमरा बिकाऊ नहीं है तो आसपास के किसी शहर से मिलेगा। मुझे पक्की जानकारी चाहिए। अच्छा, ऐसा करें, आप यहाँ की पूरी मार्केट से वाकिफ होंगे। अपना कुछ वक्त खर्च करके मेरे लिए सबसे नए मॉडल के पोलराइड कैमरे का बंदोबस्त कर दें। मैं सौदा कराने का 60 रुपया कमीशन तुम्हें दूंगा। अगर ये काम कल तक कर सकते हो तो 20 रुपया कमीशन अभी एडवांस रख लो। पूरे 50 रुपया कमीशन का सुनकर पार्थिव की आंखें फैल गई थी। मैंने 20 रुपया निकाल कर उसके हाथ में दिया तो मुझे उसकी उंगलियों में हेजानी लर्जिश महसूस हुई। मुझे इत्मीनान हुआ कि मेरा सुनहरा दाव काम कर गया। उसे मजीद पुरिश्तियाक करने के लिए मैंने कहा, ये 20 रुपया अब तुम्हारा ही है, लेकिन बाकी 40 रुपया कमाने के लिए तुम्हें दौड़ धूप करनी पड़ेगी। उसने मुस्तरिब से लहजे में कहा, आप फिक्र न करें, आपका काम हो जाएगा। ऐसा करें, आप शाम तक दोबारा चक्कर लगा लें। मैंने नफी में सर हिलाया। कहा, नहीं, मैं कल इसी वक्त यहाँ आऊंगा। तुम कैमरे वाले को यहाँ बुलवा कर बिठा लेना या हम दोनों उसकी दुकान पर चलेंगे और नकद सौदा कर लेंगे। पार्थिव ने हेजान आमेज लहजे में कहा, आप चिंता न करो, मैं सौदे में भी आपकी बचत करवा दूंगा। ये आप मुझ पर छोड़ दें। मुझे पता है कैमरा बेचने वाले से कैसे बात करनी है। उसे ये तो जताऊंगा कि ये कैमरा पूरे दाम बिकवा कर मैं उस पर उपकार कर रहा हूँ। मैं समझ गया कि अब उसकी जाती दिलचस्पी इस सौदे में दर आई है, लिहाजा मैंने हंसते हुए कहा, ऐसा करो, तुम सस्ते दामों कैमरा खरीद कर मुझे असल दामों बेच देना। इस तरह तुम्हें कमीशन के साथ मुनाफा भी मिल जाएगा, लेकिन कोशिश करना कि ताजा तरीन मॉडल का पोलराइड कैमरा मिले। तुम्हारे इत्मीनान के लिए मैं तुम्हें कुछ एडवांस भी देता हूँ। ये कहकर मैंने 30 रुपया मजीद उसके हवाले कर दिया। मुझे यकीन था कि अब वो पूरी तरह मगलूब हो चुका है और मेरा काम करने के लिए जान की बाजी लगा देगा और कल मैं उसके पास पहुंचूंगा तो मेरा मतलूबा कैमरा उसके पास मौजूद होगा। इस तरह मैंने दर्जनों दुकानों की खाक छानने से खुद को बचा लिया था, बल्कि मैं बहुत सी मशकूक निगाहों में आने से भी महफूज हो गया था। अपनी कारकर्दगी से मुतमईन हालत में पार्थिव से रुखसत होकर मैं अपनी मोटरसाइकिल के पास वापस आया और एक राहगीर से कोशी बेकरी का रास्ता मालूम करके उसकी तरफ चल दिया। मैंने सेल्समैन से आलू बुखारा केक की फरमाइश की तो गालिबन मेरा रईसाना हुलिया देखकर बेकरी की मालिकन ग्लोरिया भी हमारे पास आ गई। वो कम से कम 60 साल की सांवली सलोनी बुढ़िया थी, लेकिन अपनी सेहत और लिबास पर खुसूसी तवज्जो की बदौलत ज्यादा से ज्यादा 50 बरस की दिखाई देती थी।
उसने मुझे मुखातिब करके बड़े नाज से इंग्लिश में कहा, हमारा आलू बुखारा केक लाजवाब है, लेकिन मैं आपको मेरी पसंद का किशमिश केक आजमाने की भी फरमाइश करूंगी। इसे मैंने 30 साल पहले रानी विजया देवी की 10वीं सालगिरह पर पहली बार तैयार करके राजमहल भिजवाया था और नन्ही रानी को बहुत ज्यादा पसंद आया था। मेरा दावा है कि आपको भी पसंद आएगा। अगर पसंद ना आए तो आइंदा दौरे पर अपनी रकम वापस ले लीजिएगा। मैंने कहा, खातून, मुझे यकीन है कि आपकी तख्लीक लाजवाब होगी। इस खुसूसी तवज्जो का शुक्रिया। मैं आपका किशमिश केक जरूर आजमाना चाहूंगा। पसंद आया तो दूसरों को भी फरमाइश करूंगा। मेरी बात सुनकर बुढ़िया खुश हो गई और उसने इजहार खैर सगाली के तौर पर मुझे 10% रियायत कर दी। बेकरी के खादिम ने केक निहायत उम्दगी से पैक किया। इस दौरान में ग्लोरिया ने मेरा नाम पूछकर अपने पास रख लिया और हमारे दरमियान हल्की फुल्की बातें होती रहीं। कुछ ही देर में मेरी मोटरसाइकिल कमांडेंट हाउस की तरफ उड़ी जा रही थी। मैंने फाटक के बाहर पहुंचकर गाड़ी की रफ्तार कम कर दी। सिक्योरिटी अमले के कैबिन के सामने से गुजरते हुए मैंने देखा कि लांबा वहां इंचार्ज की कुर्सी पर बराजमान है और उसकी नजरों का रुख फाटक की तरफ ही है। मुझे देखकर वो चौंका। मैंने हाथ के इशारे से उसे सलाम किया तो मुझे लगा कि वो कुछ गड़बड़ा सा गया है। इससे पहले कि वो जवाबी सलाम करता, मेरी मोटरसाइकिल कैबिन के सामने से गुजरकर आगे बढ़ चुकी थी। मैं नफीस कागजी पैक में केक और पढ़ाई लिखाई के सामान वाला थैला उठाए सीधा नशिस्त गाह में पहुंच गया। उस वक्त वहां कोई दिखाई न दिया। वहां से सीधा बावर्ची खाने वाली राहदारी की तरफ गया और आवाज लगाई, सकुंती, क्या तुम रसोई में हो? वो फौरन ही नमूदार हो गई। उसके चेहरे पर खुशगवार मुस्कुराहट नुमाया थी। मैंने केक उसके हवाले करके कहा, शाम की चाय के साथ ये केक सजा कर लाना है, लेकिन इससे पहले मिश्रा जी या सरस्वती मैडम को पता नहीं चलना चाहिए। उन्हें सरप्राइज देना है। मेरी बात सुनकर उसने खुशी खुशी असबात में सर हिलाया और वापस बावर्ची खाने की तरफ चल दी, जबकि मैं अपने ठिकाने पर आ गया। मैंने लिबास तब्दील किया और कुछ देर मुताल्ला करता रहा।